वेलकम। आज हम केमिस्ट्री के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे और इसके मुख्तलिफ टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक्स की लिस्ट है जो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन है केमिस्ट्री की कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो हम इसको बहुत ब्रीफली अगर देखें और शॉर्टेस्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करें तो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of substance. So it's a branch of science which deals with substance or which deals with substances. Substances जो हैं वो क्या है? Substances are matters. Substances are matters. The only difference between matter and substance is that substance, the particles of the substance are joined together in a fixed chemical composition. Wherever you go, आप दुनिया के किसी किनारे में चले जाएं, जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स की केमिकल कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होगी। चाहे आप गोल्ड, पाकिस्तान में गोल्ड का एक टुकड़ा लेकर उसका माइक्रो एनालिसिस करें या अमेरिका या दुनिया के किसी और मुल्क में प्योर गोल्ड के किसी पार्ट को लेकर उसका माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो पार्टिकल्स की कंपोजिशन को फिक्स्ड पाएंगे। वो फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो हर ऐसे मादे की स्टडी जो है जिसमें पार्टिकल्स की आपस में कोलैबोरेशन टू फॉर्म दैट रिस्पेक्टिव एलिमेंट और सब्सटेंस और अ पार्ट ऑफ मैटर, वो जो है सब्सटेंस कहलाता है। सब्सटेंस को आप लिखेंगे मैटर with fixed chemical composition. अगर हम इनकी एग्जांपल्स में जाएं सब्सटेंसेस की, तो ज़मीन से निकलने वाले सारे मादे जो है वो सब्सटेंस है। तो ओरिजिनली जो सब्सटेंसेस हैं वो नेचुरल सोर्सेस से अखज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारे सारे के सारे मेटल्स, जैसे कि हमारे सारे के सारे नॉन मेटल्स, जैसे कि हमारी सारी की सारी गैसेस। तो जब हम इनकी स्टडी करेंगे, मेटल्स की एक एग्जांपल लिखते हैं। सोडियम इज अ मेटल, सिल्वर इज अ मेटल। सो वेयर एवर यू गो, आप सोडियम की केमिकल कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पाएंगे। कहीं पे भी दुनिया के किसी भी खित्ते से निकलने वाले सोडियम में सिर्फ ज़मीन से निकलने वाले सोडियम की बात नहीं करेंगे। अगर हम उसको लेबॉरेटरी में भी बनाएंगे तो अगर वो प्योर सोडियम है तो फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन उस नेचुरली अकरिंग सोडियम से डिफरेंट नहीं होगी, सेम होगी, तब ही वो सोडियम कहलाएगा। और हर ऐसा मादा जो है वो सब्सटेंस है। अब नॉन मेटल्स का भी मैंने नाम लिखा है, तो मैं कुछ नॉन मेटल्स के नाम लिख देता हूँ जो जिनमें मेटल्स की खासियत नहीं है। ये बाद में तफसीली अकाउंट इनका देखा जाएगा जब पीरियोडिक टेबल की तफसीली स्टडी में जाएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको नाम याद रखने काफ़ी हैं, जैसे कि क्लोरीन है,
जैसे कि कार्बन है, जैसे कि नाइट्रोजन है। तो इस तरह के चीज़ें जो हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे, चीज़ें मैंने इसलिए कहा है बेसिकली सब्सटेंसेस हैं। इन सब्सटेंसेस की जो स्टडी है ये केमिस्ट्री में होगी। इसके अलावा गैसेस हैं। हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहली गैस है जो पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पोजीशन पे लगी होती है। पीरियोडिक टेबल का नाम मैंने इसलिए लिया है कि केमिस्ट्री का स्टूडेंट क्लास 6 और क्लास 7 से पीरियोडिक टेबल को देख चुका होता है, इसलिए हाइड्रोजन एक गैस है। इसके अलावा हीलियम, ये भी गैस है। हमारा जो सूरज है उसके मैस का एक बड़ा हिस्सा हीलियम गैस पर मुश्तमिल है। तो अब हाइड्रोजन की स्टडी होगी तो सब्सटेंस की स्टडी होगी, और सब्सटेंस की स्टडी है तो ये केमिस्ट्री है। हीलियम की स्टडी होगी तो ये सब्सटेंस की स्टडी है, और अगर सब्सटेंस की स्टडी है तो ये केमिस्ट्री है। So chemistry is a branch of science which deals with substances. Substances are part of a matter. They are matter. Substances are matter with fixed chemical compositions. They include metals, they include non-metals, they include gases, they include metalloids as well. All those materials, all those substances जिनकी properties exist करती हैं metals और non metals के दरमियान, उनको metalloids कहा जाता है। और ये भी बहुत सारे हैं, इनकी तफसील जो है वो बाद में आएगी। अभी के लिए आप metalloids का लफ्ज़ जो है वो याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Branches of chemistry. बेसिकली केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी अलग की जा रही है, की जाती है, और उस ब्रांच का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जब आप हायर इससे हाई क्लासेस में यानी इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी एक पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुख्तस है सेकेंड ईयर में, जो पढ़ेंगे आप। उसमें सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स की बात होगी, और कार्बन जो है उसके कंपाउंड्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हैं। उसकी वजह यह है कि कार्बन में कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस में नहीं पाई जाती, जैसे कि उसकी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने की खासियत। अगर हम कार्बन कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर लेते हैं। ये वाली खासियत आप किसी भी और सब्सटेंस में इतनी डाइवर्सिटी के साथ नहीं पाएंगे जितनी कार्बन में पाई जाती है। इस प्रॉपर्टी का नाम जो है वो कैटिनेशन है, यानी कि सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी कार्बन की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स है, और इसीलिए ये सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़े जाते हैं, सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, और उस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद जो दूसरी ब्रांच है केमिस्ट्री की हमारे से मोस्ट रेलिवेंट, उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आसान है। और इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स, ऑल सब्सटेंसेस एक्सक्लूडिंग दैट ऑफ कार्बन। सो स्टडी ऑफ compounds excluding that of carbon, excluding that of carbon। इसके बाद थर्ड ब्रांच अगर केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में बात हुई थी न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन एटॉमिक एनर्जी जनरेट करने के लिए, एटॉमिक एनर्जी जनरेट करने के लिए इनको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बम्बार्ड करवाया जाता है। हाईली रेडियो एक्टिव मेटल्स के न्यूक्लियस को आपस में एक दूसरे के साथ टकराया जाता है। उस टकराने के नतीजे में एटम्स के न्यूक्लियस ब्रेकअप होते हैं और उनसे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी आजकल हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें हमारे जहन में हर वक्त होने चाहिए। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एनर्जी एनर्जी और मैटर का जो रिलेशनशिप है, एनर्जी और मैटर का रिलेशनशिप जो है, जब केमिकल चेंज टेक प्लेस करती है, जब न्यूक्लियसिस को हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के मेटल्स के न्यूक्लियस को टकराया जाता है, तो उनके रिजल्ट में होने वाली जो कीमियाई तब्दीलियां हैं उनकी स्टडी जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होती है। तो आप लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसके बाद चौथी ब्रांच जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री जो है, बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो केमिकल चेंज से डील करती है। जब तक मादे में कीमियाई तब्दीली ना हो उस टाइम तक बाज़ाब्ता तौर पर उसकी केमिस्ट्री में स्टडी नहीं की जाती। लेकिन केमिकल चेंज के साथ साथ बाज़ दफ़ा मादे में फ़िज़िकल चेंज भी आता है, यानी उसकी अपीयरेंस बदलती है, उसकी शक्ल बदलती है, उसकी शेप बदलती है, उसका टेक्सचर बदलता है, उसका ऑर्डर बदलता है, वगैरह वगैरह। तो जब भी केमिकल चेंज कंपेन करे किसी फिजिकल चेंज को अपने साथ, तो उसकी स्टडी भी केमिस्ट्री में होगी और वो केमिस्ट्री की एक स्पेशल ब्रांच में होगी जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद फिजिकल चेंजेस taking place within matter and these physical changes are accompanied by chemical changes। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद केमिस्ट्री की हम अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं, तो वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डील करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस
and their quantitative analysis. So, analytical chemistry deals with the quantitative analysis of quantitative analysis during केमिकल रिएक्शंस। तो केमिस्ट्री में क्योंकि केमिकल रिएक्शन स्टडी किए जाते हैं, तो कौन से सब्सटेंसेस को कितने मिकदार में रिएक्टेंट साइड पे लिया जाएगा और उनके रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में मिलेगी, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से केमिस्ट्री की ब्रांच डील करती है उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील करती है एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस से। So it's a branch of science or branch of chemistry which deals with ecology, natural environment। कुदरती माहौल जो हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है, जिसमें गैसेस भी आ जाती हैं, जिसमें पोल्यूटेंट्स भी आ जाते हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव और एनर्जी कंट्रोल्ड रिएक्शंस भी आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज भी आ जाती है। Environmental chemistry is a branch of chemistry which deals with ecology। इकोलॉजी का मतलब ये है कि नेचुरल लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ नेचर का आपस में इंटरेक्शन, उसको भी स्टडी करती है। उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट यानी हमारे कुदरती माहौल और उस कुदरती माहौल में पाए जाने वाली गैसेस, उनके आपस में रिएक्शंस और उन रिएक्शंस के रिजल्ट में पैदा होने वाली प्रोडक्ट्स, उनकी बाय प्रोडक्ट्स, पोल्यूटेंट्स और गैलेक्सीज और स्टार में रूनुमा होने वाली रेडियो एक्टिव तब्दीलियाँ वगैरह स्टडी की जाती हैं। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री है। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन से। तो हमारी 7th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री बायो के नेम से ही इंडिकेटेड है। बायोकेमिस्ट्री डील्स with the study of biochemical reactions। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो लिविंग थिंग्स में टेक प्लेस करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो सेलुलर लेवल के केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडीज में टेक प्लेस करते हैं,
और उनके रिजल्ट में होने वाली केमिकल और फिजिकल चेंजेस को डील करती है बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। ये जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है ये बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री है। आप केमिस्ट्री के नॉलेज को जब अप्लाई करेंगे पॉलीमर इंडस्ट्री में, मिसाल के तौर पर यानी रबड़ और टायर वगैरह बनाने की इंडस्ट्री में, या प्लास्टिक इंडस्ट्री में, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वगैरह वगैरह, तो तब जो ब्रांच इसको डील करेंगे या जिस ब्रांच के अम्ब्रेला में ये आएंगे उसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये कुछ ब्रांचेज हैं जिनका पता होना हमें ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है कि केमिस्ट्री का रिलेशनशिप क्या है अदर साइंसेस के साथ। गो के इन ब्रांचेज में ये मुख्तसरन बात आ गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको टच कर लेते हैं। फिजिक्स से क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है, और फिजिक्स से क्या रिलेशन है बायोलॉजी से और मैथमेटिक्स से, इन तीनों का जिक्र उन ब्रांचेस के नामों के हवाले से आ गया है। इसलिए इस टॉपिक को वैसे तो ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ुबानी में इसको वर्बली डिस्कस कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स से इसका रिलेशन इसलिए है कि फ़िज़िक्स जो है वो मैटर और एनर्जी की स्टडी है। तो रिलेशनशिप को जस्ट ब्रीफली देख लेते हैं। फिजिक्स से इसका क्या रिलेशन है? Physics deals with matter energy relationships, and so is chemistry, because chemistry also deals with matter energy relationships. The only difference is that it deals with matter energy relationships taking place when substances are allowed to react. तो ये फ़र्क के साथ इसका ताल्लुक फिजिक्स के साथ बाज़ाब्ता तौर पर है। When substances are allowed to interact, मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो एक केमिकल चेंज होगी, कीमियाई तब्दीली होगी, वाटर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो ये मैटर एनर्जी रिलेशनशिप जितने भी इस कॉन्टेक्स्ट में होंगे वो केमिस्ट्री के हेडिंग के अम्ब्रेला के तहत स्टडी होंगे। क्योंकि जब भी आप दो सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो ये मैटर का हिस्सा तो है ही है, तो एनर्जी के साथ रिलीज होगी, या एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी सिस्टम में एब्जॉर्ब होगी। तो जब फिज़िक्स के साथ केमिस्ट्री के ताल्लुक को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए हम दो किस्म के रिएक्शंस एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, दो टाइप्स हैं रिएक्शंस की, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Exothermic chemical reactions are those reactions in which heat is released, यानी कि ये एनर्जेटिकली सेल्फ सफिशिएंट रिएक्शन है और एनर्जी एक्सेस में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, जो सराउंडिंग्स में केमिकल रिएक्शन रिलीज कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर वाटर को ही ब्रेकअप किया जाए, इस रिएक्शन को मैं उल्ट करने लगा हूँ, वाटर को तोड़ा भी जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। तो जब पानी को आप तोड़ेंगे, जब भी किसी चीज़ को तोड़ेंगे, जब भी सब्सटेंस को तोड़ेंगे और
और दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें बनेगी, तो उसके और ये टूट के यही कुछ बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होगी, हीट प्रोडक्ट का हिस्सा है। Heat is a part of the product. Such reactions are called exothermic chemical reactions. और दूसरे reactions हैं endothermic chemical reactions. These are those reactions in which heat is absorbed. So such reactions are called endothermic reactions. ये reaction जो मैंने लिखा है वो endothermic है, क्योंकि दो सब्सटेंसेस मिलेंगे, उनको एनर्जी चाहिए होगी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए केमिकली, और एक नई प्रोडक्ट, एक या एक से ज़्यादा नई प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस जो हैं, ये बेसिकली हमें ये समझाते हैं कि एनर्जी चेंजेस केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करती हैं, उनको केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है, और जब एनर्जी चेंजेस की बात आए तो फिज़िक्स जो है वो डेफिनेटली खुद ब खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह से केमिस्ट्री का रिलेशनशिप फिज़िक्स से बड़ा गहरा है। इसके बाद दूसरी साइंस बायोलॉजी है। अभी बायो केमिस्ट्री की बात हुई है, तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस लाइफ में लिविंग थिंग्स में टेक प्लेस करते हैं वो केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, और वो बायोकेमिकल रिएक्शंस का ताल्लुक बायोलॉजी से तो है ही है। तो बायोलॉजी से रिलेशन जो है केमिस्ट्री का, उसको समझाने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं which takes place within the bodies of living beings. तो लिविंग बीइंग्स में प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। हमारे सेल में होने वाली सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन का नाम पहले भी लिखा था। फिर सेलुलर लेवल पे होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं इनमें केमिकल रिएक्शंस। मिसाल के तौर पर जब एनर्जी सिस्टम जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से जो रिलीज होती है, जब उसने सेल ने बाकी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बेसिकली इट कंटेन्स द स्टोर्ड एनर्जी। तो वो स्टोर एनर्जी जो एटीपी की फॉर्म में बॉडी तक पहुंचती है, वो एक पूरा सिस्टम है, पूरी चेन है केमिकल रिएक्शंस की। इस तरह के और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो सेलुलर लेवल पर हमारी बॉडीज़ में टेक प्लेस करते रहते हैं। तो ये जो सारे के सारे सेलुलर रिएक्शंस हैं, हमारी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ऑक्सीजन का एयर से अलग होना और सिस्टम का हिस्सा बनना, हमारे ब्लड वेसल्स का, हमारे ब्लड का हिस्सा बनना, ये भी एक पूरा चेन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस है। तो ये स्टडी करेंगे हम केमिस्ट्री में, और क्योंकि सब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं तो ये बायोलॉजी का भी हिस्सा है। इसके बाद थर्ड साइंस मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स से इसका क्या ताल्लुक है? जितनी भी स्टोशियोमेट्री की कैलकुलेशन है, calculations related to stoichiometry,
वो सारी की सारी केमिस्ट्री में स्टडी होती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक स्पेशल ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है स्टोइशियोमेट्री को, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिजल्टिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो जब भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की बात होगी तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, और जब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया तो फिर मैथ्स से खुद ब खुद इसका ताल्लुक बन गया। तो स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताती हैं कि कितने रिएक्टर्स को कितनी तादाद में लिया गया और उसके रिजल्ट में कितनी प्रोडक्ट बनी। एक वाटर की मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। H2 होता है और O2 होता है, ये मिलकर H2O बन जाता है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना है हमने एटम्स को, लेकिन ये क्योंकि एक तफसीली बात है मैं आपको सिर्फ सादा जुबान में भी समझा देता हूँ। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे 2 × 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे टू यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे लगना था सॉरी, ये देखिएगा 2 ऑक्सीजन और टू इंटू टू फोर हाइड्रोजन्स, 2 ऑक्सीजन, 2 × 2 4 हाइड्रोजन्स एंड 2 ऑक्सीजन्स। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, सिर्फ इसको अपने जहन में बिठा लें अभी तक के लिए। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर ना हो तो आप सही क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर ही नहीं सकेंगे। और जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी तो नंबर्स और डिजिट्स की बात आएगी, और फिर इनके साथ आगे हम खेलते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल और केमिकल टेक्निक्स लगा के। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो स्टोशियोमेट्री में आती हैं, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। इसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात आएगी। फिजिकल चेंज जो है वो ऐसी चेंज है सब्सटेंस में जो अपेरेंट है, जो हमें आँख से विजिबल है, और उसमें कीमियाई मादे में यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई फर्क नहीं आता। तो ऑल दोज चेंजेस which can be felt by our senses are called physical changes. Physical change and chemical change. So physical change involves apparent change in the size, shape, color, texture of the substance. So this can be felt by our five senses. And chemical change involves change in the chemical composition, which means that new substances are formed. So this is important. In chemical change, you will find some new substances being formed, and in physical change, no new substance is formed, only the state of the matter is changed. Like water, ice turning into liquid, that is water, and then water being evaporated to form, to boil, to form, to change into gas or a vapor state. So all these three changes are फिजिकल चेंजेस। इनमें कोई कीमियाई तब्दीली पानी की ज़रात में नहीं होती है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ मादे की ज़ाहिरी हालत में तब्दीली आती है, और ऐसी तब्दीली को फिजिकल चेंज कहा जाता है। लेकिन जब न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो, जब न्यू सब्सटेंसेस आर आल्सो फॉर्म, फिजिकल चेंज के साथ साथ न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो, या फिजिकल चेंज ना हो, सिर्फ फिजिकल न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, तो वो केमिकल चेंज है। तो
केमिकल चेंज की एग्जांपल जो भी देखते आ रहे हैं हम उसी को दोबारा देखते हैं। केमिकल चेंज के साथ फिजिकल चेंज हो सकती है लेकिन नॉट नेसेसरीली। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया था तो हाइड्रोजन दोनों ये दोनों गैसेज हैं तो इन्होंने बनाया था मिलके वाटर। ये एक केमिकल चेंज है। अब वाटर में आप हाइड्रोजन को अलहदा नहीं ढूंढ सकते और ना ऑक्सीजन को अलहदा ढूंढ सकते हैं। ये टोटली चेंज होकर इनकी फिजिकल इनकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो टोटली चेंज हो गए। ये जब मिले एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हुई, एक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दिए और उसके नतीजे में ये नई चीज़ बना दी पानी। तो अब क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो ये केमिकल चेंज